हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जीके पर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो चैप्टर नंबर 10 है उसको फिनिश कर दिया था और चैप्टर नंबर 10 में हमने पढ़ा था कि जो हड़प्पा सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा था कि उसका शहरीकरण कैसा था, है ना। कैसे जो है हड़प्पा सभ्यता जो है वो पतन की तरफ गई। कौन कौन से ऐसे तत्व है जो हड़प्पा सभ्यता के निरंतरता को बताते हैं, कौन से ऐसे तत्व है जो अनिरंतरता को बताते हैं, ना। और इसके बारे और इसके अलावा हमने सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसके बारे में जितनी भी आवश्यक चीज़ें थी वो हमने इससे पहले वाली वीडियोस में कवर की, राइट। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि जैसे ही हड़प्पा सभ्यता का पतन होगा, एक नई संस्कृति का उदय होगा और वो नई संस्कृति जो है वो किस नाम से जानी जाती है? वैदिक संस्कृति। मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे ही हड़प्पा संस्कृति का पतन होगा एक नई संस्कृति का उदय होगा जिसे वैदिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है, राइट। और ये जो वैदिक संस्कृति है वो दो भागों में बांटी जाती है। एक है ऋग्वैदिक संस्कृति, एक है ऋग्वैदिक संस्कृति और एक उत्तर वैदिक संस्कृति। एक है ऋग्वैदिक संस्कृति और है उत्तर वैदिक संस्कृति। ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है 1500 से लेकर ऋग्वैदिक का काल माना जाता है 1500 से लेकर 1000 बीसी तक, और उत्तर वैदिक का काल माना जाता है 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक, राइट फ्रेंड्स। 600 बीसी तक तो है, बीसी तक जो है वो उत्तर वैदिक जो है उसका काल माना जाता है। अब जो चैप्टर 11 है उसमें हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि वैदिक संस्कृति जो थी वो क्या थी। उसके बाद चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13 में हम क्रम वाइज ऋग्वैदिक संस्कृति और उत्तर वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो जो चैप्टर नंबर 11 है उस चैप्टर का नाम क्या है? आर्य संस्कृति की पहचान। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो वैदिक संस्कृति की जो उत्पत्ति हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी? आर्यों के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? आर्यों के द्वारा। और आर्य कहाँ से आए थे? आर्य विदेशी थे। आर्य विदेशी, ये मैंने पहले आपको पहले वाली वीडियो में बताया था। आर्य जो है विदेशी थे। ये विदेशी जो थे ईरान और जो पश्चिमी एशिया, ईरान और पश्चिमी एशिया, ईरान और पश्चिमी एशिया से जो ये आर्य थे वो अपने भारत के उत्तर पश्चिमी भाग जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता स्थित थी वहाँ पर आए और उन्होंने एक नई संस्कृति का उदय किया, वो वैदिक संस्कृति थी। और ये ग्रामीण संस्कृति जो है वो थी, वो हम आगे पढ़ेंगे, राइट। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, वैदिक संस्कृति के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन इस लेसन में। फिर आगे वाले लेसन जो चैप्टर नंबर 12 है उस चैप्टर नंबर 12 में हम ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। मतलब चैप्टर नंबर 12 में हम ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे और अभी जो है वो चैप्टर नंबर 11 उसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 में आर्य संस्कृति की पहचान। आर्य संस्कृति मतलब जो वैदिक संस्कृति थी वो आर्यों द्वारा निर्मित की गई थी, इसीलिए इसे कहते हैं आर्य संस्कृति। तो आर्य संस्कृति की पहचान क्या थी, है ना। कैसे जो है वो आर्य संस्कृति जो है वो सिंधु घाटी संस्कृति से, सिंधु घाटी सभ्यता से अलग थी, वो इसमें हम पढ़ेंगे, राइट। अब कुछ ना कुछ तो बात अलग हुई होगी, तभी तो हम इस संस्कृति को पूरा अलग नाम दे रहे हैं, है ना। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, जैसे ही हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ वैसे उसके बाद जो हमें बर्तन मिलने लगे, जो अवशेष मिलने लगे, जो औजार मिलने लगे, जैसा नगरीकरण था वो एकदम ही बदलने लगा, है ना। वो एकदम अलग था सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों से, सिंधु घाटी सभ्यता के औजारों से, है ना। तो इस कारण से जो ये बदलाव आया, इसी बदलाव के कारण हम कहते हैं कि जो नई संस्कृति जो उत्पन्न हुई वो थी कौन सी संस्कृति दोस्तों? आर्य संस्कृति, राइट। तो इसकी पहचान क्या थी वो हम इस वीडियो में इस चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे। सबसे पहला बिंदु दिया हुआ है इसमें आर्य संस्कृति के ग्रंथ। क्या दिया हुआ है दोस्तों? आर्य संस्कृति, ये जो वैदिक संस्कृति थी उसके ग्रंथ, आर्य संस्कृति के ग्रंथ कौन कौन से ग्रंथ थे, है ना। तो उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे।
आर्य संस्कृति की मुख्य विशेषता वैदिक, ईरानी, ग्रीक साहित्यिक ग्रंथों तथा प्रोटो भारतीय भाषाओं में पाए जाने वाले संज्ञानात्मक शब्दों से निर्धारित की जाती है। मतलब आर्य संस्कृति जो है उसकी विशेषताएं जो है, यानी आर्य संस्कृति के बारे में जो हमें पता कैसे चलता है, जो वैदिक, जो ईरानी, जो ग्रीक, ये तीन जो शब्द हैं, वैदिक, ईरानी और ग्रीक जो ग्रंथ है उनके माध्यम से, तथा प्रोटो भारोपीय मतलब मैंने आपको भाषा समूह में बताया था, प्रोटो भारोपीय यानी प्रोटो भारोपीय भाषाएं जो हैं उनसे अपने को आर्य संस्कृति के बारे में, इन ग्रंथों से हमें आर्य संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। राइट। आर्य संस्कृति के पुनर्निर्माण व अन्य पहलुओं में मदद करने वाले लिखित ग्रंथों और सामग्रियों में ऋग्वेद, ज़ेंदावेस्ता, होमर के एलियड और ओडिसी ग्रंथ शामिल हैं। मतलब हमें जो आर्य संस्कृति है उसके बारे में हमें जो पता चलता है वो किन किन ग्रंथों से पता चलता है। एक तो सबको पता है ऋग्वेद से पता चलता है। किससे पता चलता है? ऋग्वेद ही तो है जिससे हमें आर्य संस्कृति के बारे में पता चलता है। तो ऋग्वेद से हमें आर्य संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। ज़ेंदावेस्ता से अपने को आर्य संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। अब ज़ेंदावेस्ता क्या है? ज़ेंदावेस्ता है उस समय में जो ईरान और जो पश्चिमी एशिया में लोग रहते थे उनके द्वारा जो लिखा गया जो ग्रंथ है वो ज़ेंदावेस्ता है ना। ऋग्वेद भारत में लिखा गया था, तो ऋग्वेद, ज़ेंदावेस्ता, होमर के इलियड और ओडिसी, होमर के इलियड और ओडिसी, क्या चीज? ओडिसी। तो होमर के इलियड तथा ओडिसी से जो हमें जो सिंधु घाटी जो कि आर्य संस्कृति है उसके बारे में अपने को जानकारी मिलती है। मतलब आर्य संस्कृति की पहचान हम किन किन स्रोतों से कर सकते हैं? ऋग्वेद, ज़ेंदावेस्ता, होमर के इलियड और ओडिसी से हम इस आर्य संस्कृति के बारे में पहचान जो है वो कर सकते हैं, इनके बारे में जानकारी अपने को मिलती है। इन ग्रंथों के काल निर्धारण के मापदंडों पर विशेषज्ञ बेशक एकमत न हो, लेकिन हम सहज रूप से स्वीकृत काल के आधार पर इसका विश्लेषण कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे जो पुरातत्वविद हैं, जो बहुत सारे जो आर्कियोलॉजिकल है ना, जो इतिहास का सर्वेक्षण करते हैं, उनके बीच में इस बात का मतभेद है कि जो आर्य संस्कृति का काल क्या था, इस बात का मतभेद है। क्यों? क्योंकि स्रोत जो है वो अपने को अच्छी मात्रा में उपलब्ध नहीं है। लेकिन सभी के इतिहासकारों का ये इन सारे ग्रंथों का यूज करके जो है वो आर्य संस्कृति के बारे में हमें जानकारी देते हैं। राइट। ऋग्वेद का काल ईसा पूर्व 1500 बताया गया। मैंने अभी बताया था ऋग्वेद, ये वाला ऋग्वेद का काल ईसा पूर्व 1500 बताया गया है। हालांकि ईसा पूर्व 1000 में इसमें कुछ बदलाव की बात स्वीकार की जाती है। मतलब 1000 के बीसी के आसपास जो है कुछ बदलाव आए, और उन बदलाव के कारण ही तो हम कहते हैं कि 1000 बीसी के बाद 600 बीसी तक उसको उत्तर वैदिक काल में हम बांटते हैं। क्यों बांटते हैं? क्योंकि ऋग्वैदिक संस्कृति में कुछ बदलाव आने शुरू हुए, और उन्हीं बदलावों के आधार पर जो बदलाव आए थे उन बदलावों के आधार पर एक नई संस्कृति को हम नाम देते हैं, वो है उत्तर वैदिक संस्कृति। राइट। ज़ेंदावेस्ता के शुरुआती हिस्सों को सामान्यतः ईसा पूर्व 1400 और होमर के कामों को ईसा पूर्व 900 से 800 का बताया जाता है। मतलब ज़ेंदावेस्ता में किस काल का वर्णन किया गया है? ईसा पूर्व 1400 के आसपास का। और होमर का जो एलियड है और जो ओडिसी है उसमें किसका वर्णन किया गया है? 900 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व के समय का वर्णन इसमें किया गया। मतलब ये कह सकते हैं कि ज़ेंदावेस्ता में हमको जानकारी मिलती है ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता की, और जो होमर का जो एलियड और ओडिसी है उससे हमें जानकारी मिलती है जो उत्तर वैदिक संस्कृति है उसके बारे में जानकारी अपने को होमर के इलियड और ओडिसी से मिलती है। राइट दोस्तों, तो जो आर्य हम इसमें केवल और केवल इस चैप्टर में हम आर्य संस्कृति की पहचान कैसे कैसे की जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। राइट, कि हमें जो आर्य संस्कृति उसके बारे में कैसे कैसे जानकारी मिलती है। जो ऋग्वेद हो गया जो अपना भारत की भूमि पर लिखा गया है, इसके अलावा जो बाहर जो लिखे गए ग्रंथ है जिसमें ज़ेंदावेस्ता, होमर का एलियड और ओडिसी, इनके द्वारा हमें ऋग्वैदिक संस्कृति या फिर आर्य संस्कृति के बारे में या फिर वैदिक संस्कृति के बारे में हमें जानकारी
मिलती है। भले ही इन ग्रंथों का संबंध विभिन्न क्षेत्रों से हो, मतलब मैंने बताया कि जेंदा अवेस्ता दूसरे क्षेत्र में लिखा गया था, होमर का इलियड और ओडिसी दूसरे क्षेत्रों में लिखा गया था, यानी भले ही ये जो ग्रंथ है वो अलग अलग क्षेत्रों में लिखे गए हो, लेकिन इनसे उस समय का पता चलता है जब तांबा और कांस्य उपयोग में थे। मतलब इन सारे ग्रंथों से, चाहे वो अलग अलग भूमि पर लिखे गए हो है ना, फिर भी इन सारे ग्रंथों से हमें इस बात का पता चलता है कि उस समय के लोग जो है तांबा का यूज करते थे और कांसा का यूज करते थे, है ना। तांबा का यूज हमने कब पढ़ा था? ताम्रकालीन सभ्यता में। और कांसे का यूज कब पढ़ा था? हड़प्पा सभ्यता में। तो उस समय के लोग जो है वो कांसा का उपयोग और तांबे का उपयोग करते थे। ये सारी जानकारी हमें इन सारे चारों ग्रंथों से अपने को मिलती है, क्योंकि तांबा और कांसे का यूज करना उन्होंने अभी छोड़ा थोड़ी ना था, है ना। यानी पत्थर का भी अभी तक उपयोग करते हैं, जबकि पाषाण काल गुजर चुका है, फिर भी लोग पत्थर का तो यूज करते हैं औजार बनाने के लिए, है ना। तो वो चीज है। होमर के परवर्ती लेखक में लौह का भी उल्लेख है। मतलब होमर का जो इलियड और ओडिसी जो उल्लेख है, ये जो ग्रंथ है, उसमें तो लोहे का भी उल्लेख है। यानी उसमें तांबे का उल्लेख तो है ही है, उसमें कांसे का उल्लेख तो है ही है, साथ ही साथ में उसमें किसका उल्लेख है? लोहे का भी जो उल्लेख है वो किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? लोहे का भी उल्लेख जो है उसमें किया गया है। जो होमर का इलियड और ओडिसी ग्रंथ है उसमें लोहे का भी उल्लेख किया गया है, तांबे और कांसे के साथ साथ। यानी इसका मतलब है कि उस समय जो है लोहे का भी जो यूज है वो स्टार्ट हो गया था, है ना। तभी तो अपन ने पढ़ा था कि होमर जो है वो किस काल अवधि में लिखा गया था? 900 से लेकर 800 BC में। तो उस समय तक जो है लोहे का उपयोग स्टार्ट हो चुका था। इसीलिए इस लोहे का जो वर्णन है इन होमर में जो ग्रंथ है उसमें किया गया है। सामान्यतः ग्रंथों में जीवन यापन के मुख्य स्रोत कृषि और पशुपालन है। मतलब इन ग्रंथों में ये जो ऋग्वेद है, जो जेंदा अवेस्ता है, जो होमर का इलियड और ओडिसी है, उसमें क्या बताया गया? उसमें यह बताया गया है कि जो वैदिक कालीन संस्कृति थी, जो ऋग्वेदिक कालीन संस्कृति थी, है ना, उसमें जो मनुष्यों का जो आजीविका का या जीवन यापन का जो प्रमुख स्रोत था वो दो चीजें थी। कौन सी चीजें थी? एक कृषि थी और एक पशुपालन था। एक कृषि थी और एक पशुपालन था। मतलब यहाँ पर जो व्यापार है उसका उल्लेख थोड़ा कम हुआ है एज कंपेयर टू हड़प्पा सभ्यता के, राइट। तो उन्होंने बताया कि जो वैदिक संस्कृति थी उसमें जो लोगों का प्रमुख जीवन यापन का जो साधन थे वो कृषि और पशुपालन थे। व्यापार जो था वो थोड़ा क्या हुआ था? कम हो गया था। क्या हो गया था? कम हो गया था। लोग समशीतोष्ण जलवायु में रहते थे, है ना। समशीतोष्ण जलवायु मतलब वो कहाँ रहते थे? शीतोष्ण जलवायु तो उसे कहते हैं, जैसे हम पृथ्वी का अगर मानचित्र बनाए, है ना, ये भूमध्य रेखा हो गई, इसके 23.5 डिग्री उत्तर कर्क तक और 23.5 डिग्री मकर तक, ये जो है इन दोनों के बीच में क्या होता है? उष्ण कटिबंध। और इससे अगर आगे जाते हैं 66.5 डिग्री तक क्या होता है? शीतोष्ण कटिबंध। और उसके ऊपर जाते हैं तो शीत कटिबंध, ये शीत कटिबंध होता है ना। तो ये जो है, ये जो लोग है वो कहाँ रहते थे? समशीतोष्ण जलवायु में रहते थे। क्योंकि भारत में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? ये अगर मैं भारत का मानचित्र बनाऊं तो भारत में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? यहाँ से गुजरती है। तो इसके नीचे वाला भाग क्या होगा? उष्ण कटिबंध होगा। और इसके ऊपर वाला भाग क्या होगा? शीतोष्ण कटिबंध होगा। और कौन सा शीतोष्ण कटिबंध होगा? समशीतोष्ण कटिबंध होगा, है ना। तो इसलिए वो वैदिक संस्कृति के लोग कहाँ रहते थे? इन्हीं क्षेत्रों में रहते थे। तो इसलिए कहा गया है कि यहाँ के जो लोग थे वो समशीतोष्ण जलवायु में रहते थे। कौन सी जलवायु में रहते थे? समशीतोष्ण जो जलवायु है उसमें वो रहते थे, राइट। क्योंकि मैंने आपको बताया शीतोष्ण वाला क्षेत्र कौन सा? कर्क रेखा के ऊपर और 66.5 डिग्री जो रेखा है उसके नीचे वाला जो क्षेत्र है वो क्या है? शीतोष्ण कटिबंध। तो वो समशीतोष्ण कटिबंध में रहते थे, राइट। वे घोड़े पालते थे जिनसे सवारी और गाड़ी चलाने का काम किया जाता था। मैंने आपको बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो घोड़े से परिचित नहीं थे, वो हाथी से परिचित थे। लेकिन जो वैदिक संस्कृति के जो लोग थे, जो ऋग्वेदिक संस्कृति के लोग थे, वो घोड़े से परिचित थे। किससे परिचित थे? घोड़े से वो परिचित है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि वैदिक संस्कृति के लोग घोड़े से परिचित थे। और इस घोड़े का प्रयोग वो किस किस में करते थे? एक तो गाड़ी चलाने में करते थे, है ना, गाड़ी को खींचने के लिए करते थे, और सवारी के लिए वो करते थे। सवारी के लिए और गाड़ी को चलाने के लिए वो इन घोड़े का उपयोग करते थे, राइट। वे आरे वाले पहियों का इस्तेमाल करते थे और तरकश में रखे जाने वाले धनुष और तीर से भी लड़ते थे। वे आरे वाले पहिए मतलब ऐसा पहिया जो है वो
वो इस्तेमाल करते थे। और वो उनके पास ऐसा तरकश भी होता था, ऐसा तरकश होता था जिसमें वो क्या रखते थे, तीर कमान रखते थे। क्या रखते थे, तीर कमान जो इसमें रखते थे। ऐसा ऐसे लटकाने का होता है, तुमने देखा होगा जब जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी अपने पीछे ऐसा जो धनुष का जो ये लगाते तरकश, ऐसा जो था वो इस चीज़ से वो परिचित थे और इसका उपयोग वो धनुष बाण रखने के लिए करते थे, राइट। तो यही बताया गया, तरकश में रखे जाने वाले धनुष और तीर से वे लड़ते थे, है ना। यानी युद्ध भी उस समय में जो आर्ययुगीन सभ्यता थी, जो वैदिक सभ्यता थी, उसमें युद्ध का जो है वो प्रचलन स्टार्ट हो गया था। वो युद्ध जो करते थे। लेकिन हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता में हमें युद्ध के किसी के तरह के प्रमाण नहीं मिले, है ना। हमें हथियार के प्रमाण नहीं मिले, है ना। हमें तलवारें जो है वो नहीं मिली है सिंधु घाटी सभ्यता में। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े यानी वैदिक सभ्यता में आए, वहाँ पर हमें युद्ध के प्रमाण भी मिले हैं, तीर और कमान ये भी मिले हैं, ना। धनुष भी उस समय में अपने को मिला है। ऐसे धनुष भी जो है वो ऋग्वैदिक सभ्यता में मिले हैं। वे पुरुष प्रधान समाज में रहते थे। एक हमने पढ़ा था मातृ प्रधान, और एक मैंने आपको पहले बताया था जो पितृ प्रधान। तो ये कह रहे हैं कि हमें ये नहीं पता है, हमने पहले पढ़ा था कि हमें ये नहीं पता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मातृ प्रधान थी या वे पितृ प्रधान थी। उस समय मैंने आपको बताया था कि जो मिस्र की सभ्यता थी, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, वो मातृ प्रधान सभ्यता थी। लेकिन हमें इस बात के प्रमाण नहीं मिलते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मातृ प्रधान सभ्यता थी या पितृ प्रधान सभ्यता थी। लेकिन हमें इस बात के अच्छी तरह से प्रमाण मिलते हैं कि जो वैदिक संस्कृति थी, जो ऋग्वैदिक संस्कृति थी, वो कैसी थी, पितृ प्रधान संस्कृति थी। वैदिक संस्कृति कौन सी थी, पितृ प्रधान संस्कृति। पितृ प्रधान संस्कृति का मतलब है जो राज सिंहासन पर वो बैठेगा वो कौन बैठेगा, पुत्र बैठेगा। तो वो ऐसे जो है वो पितृ प्रधान संस्कृति थी। और इसके बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे कि जो संपत्ति होगी वो पुत्रों में बांटी जाएगी, है ना। जो राज सिंहासन पर पुत्र बैठेगा, जो घर परिवार के जो फैसले लेगा वो पुत्र लेता था। तो इसे अपन कहते हैं पितृ प्रधान संघ, है ना, पुरुष प्रधान समाज। तो जो वैदिक संस्कृति थी वो पुरुष प्रधान समाज था। वे मृत शरीर को दफनाते थे, लेकिन उन्होंने शवों को जलाने की प्रथा भी निभाई। मतलब जो वैदिक संस्कृति के लोग थे, वो मृत लोगों का जो दाह संस्कार करते थे वो दो तरीके से करते थे। एक तो उसे दफनाते थे, यानी अपने को ऐसे प्रमाण भी मिले हैं कि वैदिक संस्कृति के लोग जो थे वो मृत लोगों को दफनाते थे, और ऐसे प्रमाण भी मिले हैं कि वो शवों को जलाते थे, राइट। तो अपने को जो वैदिक संस्कृति है उसमें दोनों तरह के प्रमाण मिले, शवों को दफनाने के और शवों को जलाने के, राइट। ईरान और भारतीय उपमहाद्वीप में बहुरूपीय भाषाओं में के बोलने वालों में अग्नि और सोम की संस्कृतियां प्रचलित थी। मतलब ईरान और भारतीय उपमहाद्वीप में जो बहुरूपीय भाषा बोलते हैं, मैंने आपको बताया था बहुरूपीय भाषा एक समूह है, एक भाषा परिवार का समूह है। जो बहुरूपीय भाषाएं जो बोलते थे, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको भाषा समूह के बारे में जब बताया था, उसमें बताया था कि जो बहुरूपीय भाषा समूह जो है वो किन किन क्षेत्रों में बोला जाता है। तो बहुरूपीय भाषा समूह जो है उसमें अग्नि और सोम का जो है उल्लेख हुआ है। सोम मतलब एक प्रकार का सोम रस, एक प्रकार का एक रस है जो फलों से प्राप्त किया जाता है, जो एक प्रकार के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। और अग्नि मतलब जो आग है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। हालांकि घोड़ों की बलि के साथ पशु बलि सभी बहुरूपीय समुदाय द्वारा की जाती थी। मतलब जो वैदिक संस्कृति है उस समय लोग जो है वो घोड़ों की बलि भी देते थे, और साथ में जो दूसरे पशु होते थे उसकी बलि भी देते थे। और कब देते थे ये बलि, जब यज्ञ कार्य किया जाता था तब देते थे। हम आगे पढ़ेंगे जो वैदिक संस्कृति के लोग जो थे वो यज्ञ कार्य किया करते थे, है ना, अनुष्ठान किया करते थे। उस यज्ञ कार्य के दौरान या फिर उस अनुष्ठान के दौरान वो क्या किया करते थे, जो घोड़ों और जो अन्य पशु होते थे उनके क्या किया करते थे, बलि दिया करते थे। क्या किया करते थे, बलि जो है वो उस समय लोग जो है वो वैदिक संस्कृति के लोग जो है वो दिया करते थे। लेकिन हमने इससे पहले पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें किसी भी प्रकार के मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, है ना, किसी प्रकार के यज्ञ के अवशेष नहीं मिले हैं। हाँ, ये जरूर है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग जो है वो पशु और जो प्रकृति होता था उसकी पूजा करते थे। लेकिन हमें जो वैदिक संस्कृति है उसमें हमें पशु बलि और जो घोड़ों की बलि है उसके प्रमाण अपने को मिले हैं। जो बलि जो है वो कब दी जाती थी, यज्ञ के दौरान, या फिर जो अनुष्ठान होता था, जब कोई अनुष्ठान किया जाता था उस समय जो है वो यज्ञ और अनुष्ठान के समय जो है वो घोड़ों और पशु की जो बलि हो वो दी जाती थी,
राइट फ्रेंड्स। ग्रंथों की जो सांस्कृतिक विषय वस्तु है, सांस्कृतिक मतलब कल्चर, यानी इन ग्रंथों में कौन से ऋग्वेदिक ग्रंथ में, जैंदावेस्ता में, है ना, ये जो मैंने ग्रंथ आपको बताए अभी, जो ऋग्वेदिक ग्रंथ है, जो जैंदावेस्ता है, जो होमर का इलियड है, जो ओडिसी है, उन ग्रंथों में जो सांस्कृतिक विषय वस्तु है, यानी जो इन ग्रंथों में जो सांस्कृतिक कल्चर बात जो लिखी गई है वो बाद के नवपाषाण और शुरुआती कांस्य युग के हैं। मतलब जो बाद के जो नवपाषाण काल हमने पढ़ा था, उस नवपाषाण काल का जो अंतिम समय था उस समय के, और हमने जो कांस्य युगीन सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता पढ़ी थी उसका जो शुरुआती काल था, उनके बारे में इन ग्रंथों में लिखा गया है। यानी उसकी जो सांस्कृतिक कल्चर जो है वो उस समय का है, यानी उस समय से नवपाषाण काल से और कांस्य युगीन सभ्यता से जो कल्चर फॉलो किया जाता था वो कल्चर जो है वैदिक संस्कृति में भी फॉलो किया जाता है या किया जाता था, ऐसा इन ग्रंथों में बताया गया है। ये सांस्कृतिक तत्व पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया तक विस्तृत थे। मतलब जो वैदिक संस्कृति में, जो ऋग्वेदिक संस्कृति है, उस समय में जो कल्चर फॉलो किया जाता था वो कल्चर पूर्वी यूरोप तक, कहाँ तक, पूर्वी यूरोप तक और मध्य एशिया तक, मध्य एशिया तक, यानी जो ऋग्वेदिक संस्कृति में जो वैदिक संस्कृति है वहाँ पर जो कल्चर फॉलो किया जाता था वो पूर्वी यूरोप में और मध्य एशिया में इन दो जगहों तक फैला हुआ था। ये कल्चर, वैदिक सभ्यता का कल्चर इन दो जगहों तक फैला हुआ था, जो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, अनातोलिया और ग्रीस से भौगोलिक रूप से जुड़ा हुआ था। मतलब अब ये जो सारे क्षेत्र हैं, ये जो यूरोप के क्षेत्र हैं, जो मध्य एशिया के क्षेत्र हैं ना, जो ईरान का क्षेत्र है, इराक का क्षेत्र है, ग्रीस, जो यूरोप, जो इटली है, इटली का जो ग्रीस है, वो जो क्षेत्र है, अफगानिस्तान जो क्षेत्र, वो सारे जो क्षेत्र थे आपस में जुड़े हुए थे। कैसे जुड़े हुए थे? इस कल्चर के द्वारा ही वो आपस में क्या थे, एक दूसरे से जुड़े हुए। मतलब जो ऋग्वेदिक संस्कृति थी, जो वैदिक संस्कृति थी, उसका जो कल्चर था, उसकी जो सांस्कृतिक विशेषता थी, वो सांस्कृतिक विशेषताएं न केवल अपने अपने क्षेत्र में फैली हुई थी, बल्कि ये जो सांस्कृतिक विशेषताएं वो सीधा यूरोप तक लोगों के बीच में फैली हुई थी। मतलब यूरोप में जो ग्रीस लोग हैं, है ना, जो इटली के जो ग्रीस हैं, और जो पूर्वी यूरोप है, जो मध्य एशिया है, जो ईरान है, जो इराक है, अनातोलिया जो है, वहाँ तक जो है वो जो ऋग्वेदिक संस्कृति का जो सांस्कृतिक कल्चर था वो फैला हुआ था, और ये आपस में जो है कैसे जुड़े हुए थे, क्या थे, जुड़े हुए थे। इस कल्चर के माध्यम से वो आपस में क्या थे, जुड़े हुए थे। जैसे आज जुड़े हुए नहीं है, जैसे अमेरिका में और यूरोप में जो भारतीय वासी रहते हैं वो कल्चर से ही तो अपने भारत से जुड़े हुए हैं। तुम देखना, जो अमेरिका में, यूएसए में, जो यूरोप में बहुत सारे लोग जो हैं वो आज भी वहाँ पर होली, दिवाली, ऐसे बड़े बड़े त्यौहार जो है वो बनाते हैं। तो वो किसी न किसी रूप में भारत से किसे जुड़े हुए हैं, कल्चर से जुड़े हुए हैं। वैसे ही कल्चर से जो है वो वैदिक संस्कृति के लोग जो है वो इन बाहरी देशों से जुड़े हुए थे, राइट। प्राचीन काल से इस विशाल क्षेत्र के एक बड़े हिस्से में विभिन्न समुदायों ने बहुरूपीय भाषाओं का उल्लेख किया है। मतलब ये जो वैदिक संस्कृति के जो मैंने एरिया बताया है, वैदिक संस्कृति का जो क्षेत्र बताया है, वहाँ पर कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता था, बहुरूपीय भाषाओं का। बहुरूपीय भाषा क्या है, एक भाषाओं का, कुछ भाषाओं का समूह है ना, कुछ भाषाओं का समूह है, उसे अपन बहुरूपीय भाषा कहते हैं। और इस बहुरूपीय भाषाओं में उन भाषाओं को भी शामिल किया गया है जो वैदिक संस्कृति के लोग बोलते थे, राइट। जो वैदिक संस्कृति के जो लोग थे वो किन भाषाओं को बोलते थे, वो इन बहुरूपीय भाषाओं में जो है वो उल्लेख किया गया है, राइट दोस्तों। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे जो ऋग्वेदिक संस्कृति थी उसकी पहचान की जा सकती है। जलवायु की स्थिति, पक्षियों, जानवरों और पेड़ों जैसी सजातीय शब्दों से पता चलता है कि आर्य गर्म क्षेत्रों में नहीं रहते थे। इसीलिए हमें पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में फैले समशीतोष्ण क्षेत्र के शुरुआती बहुरूपीय भाषा बोलने वालों की तलाश है। मतलब ये जो जलवायु की स्थिति है, पक्षियों तथा जानवरों और पेड़ों, जिन शब्दों का इन्होंने उल्लेख किया है, जो वैदिक ग्रंथ है उनमें जो उल्लेख किया है जिन शब्दों का, उन शब्दों से ऐसा पता चलता है कि जो आर्य जो थे वो भारत के निवासी नहीं थे, बल्कि वो बाहर से जो है वो भारत की जो उत्तर पश्चिमी भाग है वहां पर आए थे। इसके जरिए हम उन लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक संकेत को देख सकते हैं जो बहुरूपीय भाषाओं के जरिए एक जुड़ाव को दिखाता है। मतलब ये जो आर्य लोग थे वो जो ईरान है, जो इराक है ना, जो पश्चिमी एशिया है, वहाँ से जो है वो भारत की
जो भारत के जो उत्तर पश्चिमी भाग है वहाँ पर आए थे और आनुवंशिक रूप से वो धीरे 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 यहीं के हो गए। ऐसा हम जो भारोपीय भाषा है उस भारोपीय भाषा से पता लगा सकते हैं, राइट। यानी जो भारोपीय भाषा है उससे जुड़ाव से हम पता लगा सकते हैं। M17 नामक आनुवंशिक चिन्ह मध्य एशियाई समतल मैदानों के उन 40% लोगों में प्रचलित हैं जो ज्यादातर इंडो आर्यन भाषी में पाया जाता है। मतलब आज जो मध्य एशिया के लोगों द्वारा जो भाषा बोली जाती है उस भाषा में हम 40% ऐसे शब्दों का उल्लेख हम पाते हैं कि वो भाषा जो है, जिस भाषा के जो शब्द है जो मध्य एशियाई लोग यूज करते थे, वैसी की वैसी भाषा जो है वो वैदिक संस्कृति के लोगों द्वारा भी यूज की जाती थी। हमें ऐसा पता चलता है इन अवशेषों से। इन जो वैदिक ग्रंथों के जो अवशेष हैं उन अवशेषों से हमें यह पता चलता है ना दोस्तों। इन वैदिक ग्रंथों से हमें यह पता चलता है कि जो भारोपीय भाषा जो है, जो शब्द जो है मध्य एशिया में पाए जाते थे वो शब्द जो है वैदिक ग्रंथों में भी पाए गए। इससे हम पता लगा सकते हैं कि इन दोनों का जो जुड़ाव है वो कल्चर रूप से था, राइट। दिल्ली के हिंदी भाषी क्षेत्र में यह 35% लोगों में पाया जाता है। मतलब दिल्ली के आसपास जो है क्षेत्र, जो वैदिक संस्कृति के भारत में जहाँ वैदिक संस्कृति फैली थी वहाँ के जो आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर आप देखोगे 40 से 35% जो है 40 से 35% जो शब्द हैं वो भारोपीय भाषा के समान है ना। इससे मध्य एशिया से इंडो आर्यों के प्रवास का पता चलता है। मतलब ये भारोपीय भाषा जो कहाँ बोली जाती थी, जो मध्य एशिया है, जो यूरोप का जो ईरान इराक वाला भाग है वहां पर बोली जाती थी। और जैसी भाषा उन क्षेत्रों में बोली जाती थी वैसी भाषा के जो शब्द हैं 40 से 35% शब्द जो हैं वो वैदिक संस्कृति के दौरान जो बोली जाने वाली भाषा थी उनमें पाए गए हैं। तो ये जो संकेत देते हैं, ये जो चीजें हैं वो संकेत देती है कि जो आर्य लोग थे वो भारत के निवासी नहीं थे, बल्कि भारत से बाहर जो है मध्य एशिया से, यूरोप से, इटली से, ग्रीस से, वहां से जो है ये लोग अपनी भारत की जो भूमि है, जो उत्तर पश्चिमी वाला भाग है भारत का, वहां पर आए और वहां पर बसे और उन्होंने नई संस्कृति की स्थापना की जिसे हम वैदिक संस्कृति या ऋग्वैदिक संस्कृति या फिर आगे हम उत्तर वैदिक संस्कृति के नाम से जानते हैं, राइट दोस्तों। तो ये हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि जो वैदिक संस्कृति है ना, जो आर्यों के द्वारा स्थापित की गई थी उसके जो ग्रंथ है वो उनसे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। अब इसका दूसरा पॉइंट दिया हुआ है घोड़े, इनका पालन और प्रसार। घोड़े अभी मैंने बताया था, यानी जो आर्य संस्कृति के लोग जो थे वो घोड़े से परिचित थे, लेकिन इससे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो लोग जो थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वो इन घोड़ों से परिचित नहीं थे। यानी घोड़े, इनका पालन, घोड़ों और इनका पालन कैसे होता था और इनका प्रसार यानी घोड़े, इनका पालन और इनका प्रसार, इसकी बात जो इस बिंदु में की गई है, राइट दोस्तों, राइट फ्रेंड्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि घोड़े जो उस समय जो वैदिक सभ्यता के लोग जिससे परिचित थे उनका पालन और प्रसार कैसे हुआ, राइट। घोड़ा आर्य संस्कृति की अपरिहार्य विशेषता है, राइट। तो घोड़ा जो है वो आर्य संस्कृति की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है। मतलब ये आपको याद रखना है कि जो वैदिक संस्कृति के लोग थे वो घोड़े को पवित्र पशु के रूप में पूजा करते थे और घोड़ा उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। वो उनके लिए प्रिय पशु कौन सा था? बेल था। क्या था? बेल। घोड़ा आर्य संस्कृति की अपरिहार्य विशेषता है क्योंकि किसने घोड़े ने भारोपीय प्रारंभिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब जो प्रारंभिक जीवन वैदिक संस्कृति का था उसमें जो घोड़े ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। घोड़े के लिए ऋग्वेद में अश्व शब्द है और संस्कृत, अवेस्तेन, ग्रीक, लैटिन और अन्य भारोपीय भाषाओं में इसके लिए समतुल्य शब्द ही है। मतलब घोड़े के लिए जो संस्कृत शब्द है, यानी घोड़े के लिए जो ऋग्वेद है, घोड़े के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का उपयोग किया गया है? अश्व शब्द का प्रयोग किया गया। और इसके अलावा जो ऋग्वेद जब लिखा गया था उसी समय काल में जो अन्य ग्रंथ लिखे गए थे वैदिक काल में, जैसे कि जो हमने पढ़ा था झेंदा अवेस्ता पढ़ा था, जो अलग अलग जो ग्रंथ थे मतलब संस्कृत में जो लिखे गए थे, अवेस्तन भाषा में, ग्रीक भाषा में, लैटिन भाषा में और अन्य भारोपीय भाषाओं में जो ग्रंथ लिखे गए थे उनमें भी घोड़े के लिए जो है वो समतुल्य शब्द का प्रयोग उस समय के लेखकों के द्वारा किया गया था। समतुल्य मतलब अश्व शब्द के समान ही प्रयोग जो है वो
घोड़े के लिए किया गया था। प्राचीन समय में विशेष रूप से वैदिक और अवस्थेन में कई व्यक्तिगत नाम अश्व केंद्रित थे। मतलब आप जब देखोगे जो वैदिक ग्रंथ है, ऋग्वेदिक ग्रंथ है ना, और जो अवस्थेन जो अलग अलग जो भाषा में लिखे गए ग्रंथ है, वहां पर कई व्यक्तिगत नाम अश्व केंद्रित है। अश्व केंद्रित मतलब यानी ऐसे व्यक्ति हैं, यानी वहां उस समय, यानी ये जो ग्रंथ है, जो ऋग्वेदिक ग्रंथ है, जो दूसरे जैंदा अवस्था जो ग्रंथ है, वो हमें बताते हैं कि वहां पर ऐसे व्यक्तियों के नाम जो हैं वो अश्व के आधार पर लिखे जाते। जैसे आज मैं बताऊं, आज आप अगर गांव में जाओगे तो बहुत जनों के लोगों के नाम क्या होते हैं। जैसे किसी का नाम राम हो गया तो भगवान के नाम के आधार पर है ना। जैसे किसी का नाम श्याम हो गया तो वो भगवान के नाम पर आधारित है। जैसे किसी का नाम नरेंद्र हो गया तो वो भगवान श्री नर इंद्र यानी जो पुरुषों का राजा उस नाम पर आधारित है ना। जैसे किसी का नाम हो गया, जैसे किसी का नाम कृष्ण हो गया तो वो भगवान के नाम पर उसका नाम रखा गया। इसी प्रकार जैसे ये नाम रखे जाते हैं ना, उसी प्रकार और वैदिक सभ्यता में भी जो व्यक्ति है अपने नाम किसी न किसी रूप में अश्व के नाम पर रखते थे। जैसे कि मान लो किसी का नाम हो गया अश्व प्रताप सिंह है ना, मान लो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मान लो किसी का नाम उस समय हो गया एक अश्व प्रताप सिंह एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं उदाहरण से। तो अश्व प्रताप सिंह किसको डिनोट है? अश्व यानी घोड़े को। अब ये चीज क्या बताती है? शक्ति का प्रतीक है। ये चीज क्या, घोड़ा किसका प्रतीक था? शक्ति का प्रतीक था। और इस नाम को अपनाने वाला व्यक्ति किस चीज को बताना चाहता था? शक्ति का प्रतीक बताना चाहता था। तो इस प्रकार यहाँ पर कहा गया है कि ऋग्वेद में जो दूसरे ग्रंथ है वहां पर हमें ऐसे बहुत से जो व्यक्ति के नाम मिले हैं जो अश्व पर आधारित थे, राइट। प्राचीन वैदिक काल में 50 से अधिक घोड़े और 3 रथ के नाम है। यानी प्राचीन वैदिक काल के जो ग्रंथ है, ऋग्वेदिक ग्रंथ, जैंदा अवस्था है ना, ये जो ग्रंथ है वहां पर हमें 50 से भी अधिक घोड़े और 30 रथ के नाम मिले। 30 तो क्या मिले? रथ के नाम मिले। और 50 से भी अधिक किसके मिले? घोड़े के नाम मिले, राइट। यानी उस समय जो घोड़ा और रथ जो थे वो कितने इंपॉर्टेंट थे, वहां पर ये बात बताई गई है। घोड़ा और रथ जो थे उस समय कितने इंपॉर्टेंट थे, यहाँ पर ये बात बताई गई है। इसी तरह अश्व और या अश्व अवस्था में कई ईरानी ग्रंथों के नाम का उल्लेख है। हेरोडोटस द्वारा वर्णित कुछ ईरानी जनजातियों के नाम घोड़े के नाम पर रखे गए। यानी न केवल व्यक्ति के नाम घोड़े के नाम पर रखे गए थे, बल्कि बहुत सारी जनजातियां भी ऐसी थी, जो अपनी जनजातियों का नाम जो है वो किस आधार पर रखती थी? इन घोड़े के नाम पर जो है वो रखती थी, राइट। यानी इस घोड़े का कितना महत्व था, इन चीजों से हम पता लगा सकते हैं कि उस समय घोड़े की इंपॉर्टेंस क्या थी। कि लोग जो व्यक्तियों का नाम अश्व के नाम पर रख रहे हैं, जनजातियों का नाम जो है अश्व के नाम पर रख रहे हैं, तो इससे अपन उस समय घोड़े की जो महत्वपूर्णता थी उससे अपन पता लगा सकते हैं। ऋग्वेद में 215 बार अश्व शब्द का विभिन्न रूपों में पाया है, जबकि किसी अन्य जानवर का उल्लेख इतना नहीं है। मतलब जो ऋग्वेद ग्रंथ लिखा गया था वैदिक काल में, उसमें 215 बार जो है इस घोड़े का, इस अश्व शब्द का जो उल्लेख किया गया है। 215 बार जो है इस अश्व शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, जबकि दूसरे अन्य जानवरों का उल्लेख इतनी बार नहीं किया गया। घोड़े का उल्लेख ज्यादा बार किया गया। मतलब घोड़ा जो है वो पूजनीय पशु था। गो यानी गाय का 176 बार और बैल का 170 बार शब्द का, यानी घोड़े का तो 215 बार उल्लेख किया गया है और गाय का 176 बार उल्लेख किया गया है और बैल का 170 बार उल्लेख किया गया है। मतलब बैल भी उनके लिए महत्वपूर्ण था, गाय भी उनके लिए महत्वपूर्ण थी, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण क्या था? घोड़ा था। वो हम इस चीज से अनुमान लगा सकते हैं कि उन्होंने घोड़े का जो उल्लेख है 215 बार जो है ऋग्वेद में किया है, जबकि दूसरे जो पशु है उनका उल्लेख घोड़े के कंपैरिजन में थोड़ा कम हुआ है। इन दोनों को एक साथ देखने से मवेशी पालन के महत्व का पता चलता है। मतलब घोड़े का उल्लेख करना, गायों का उल्लेख करना, बैलों का उल्लेख करना, है ना, इन चीजों से अपन क्या पता लगा सकते हैं कि ऋग्वेदिक कालीन जो लोग थे वो क्या थे? पशुपालक थे। क्या थे? पशुपालक थे। इनसे हम ये अंदाज लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि जो ऋग्वेद के लोग जो थे वो क्या थे? पशुपालक जो थे वो थे, राइट। हालांकि पशु पालने वालों में घोड़ा रखने वाले अभिजात वर्ग का प्रभुत्व है। मतलब जो घोड़ा पालते थे वो क्या थे? उच्च वर्ग थे, अभिजात मतलब होता है उच्च वर्ग के लोग जो थे वो थे, ऐसा इनसे अनुमान लगा सकते हैं।
बाघ और गेंडे भारतीय उष्णकटिबंधीय और सामान्य समशीतोष्ण जलवायु विशेषता वाले तथा मध्य एशिया की ठंडी परिस्थितियों में नहीं पाए जाते थे। मतलब जो बाघ है ना, और जो गेंडा है, जो बाघ और जो गेंडा है, उसका उल्लेख जो है वो कम हुआ है। क्यों? क्योंकि जो भारत की जैसी जलवायु थी वहां पर बाघ और गेंडे का जो है वो पाया जाना थोड़ा क्या था, उस वैदिक काल में थोड़ा मुश्किल था, इसलिए बाघ और गेंडे का जो है वो उल्लेख है वो कम हुआ है। राइट, इसीलिए इसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। और इसी तरह के अन्य उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण तापमान के क्षेत्र वाले जानवर जैसे कि शेर, हिरण, भैंस, हाथी के संदर्भ घोड़े, गाय, बैल की तुलना में कम मिलते हैं। मतलब भारत की जैसी जलवायु थी वहाँ पर सभी प्रकार के जानवर नहीं पाए जाते थे, जैसे कि वहाँ शेर, हिरण, भैंस और हाथी का जो है वो उल्लेख कम हुआ है, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कि जलवायु के कारण ये जो शेर है वो कम मात्रा में पाए जाते हो, और गाय, घोड़े और बैल का उल्लेख जो है वो ऋग्वेदिक काल के जो ग्रंथों में ज़्यादा हुआ है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो उस समय की जो जलवायु थी, वो जो जलवायु थी वो उपयुक्त थी इन गाय, घोड़े और बैल की जैसे जानवरों के लिए। इसीलिए हम देखते हैं कि जो ऋग्वेदिक ग्रंथ है उसमें 215 बार जो है घोड़े का उल्लेख है, 176 बार गाय का उल्लेख है और 176 बार जो है वो बैल का उल्लेख हमें मिलता है। मतलब उस प्रकार की जलवायु में कुछ जानवर ही जो है वो पनप सकते थे, बाकी दूसरे जानवर जो है उस जलवायु में नहीं पनप सकते थे। राइट, यह फर्क मध्य एशिया में ऋग्वेद के प्रभाव को दर्शाता है। घोड़े की प्रशंसा में ऋग्वेद में पूरे 2 श्लोक समर्पित है। मतलब घोड़ा उनके लिए इतना पवित्र था, इतना प्रिय था कि उस घोड़े की प्रशंसा में हमें ऋग्वेद में 2 श्लोक भी मिलते हैं। जो ऋग्वेद ग्रंथ रचा गया था ना, उसमें 2 श्लोक घोड़े को समर्पित हैं। इतना प्रिय उनके लिए घोड़ा था। इन चीजों से पता चलता है। लगभग सभी वैदिक देवता इससे जुड़े हुए थे। मतलब वैदिक जो ऋग्वेदिक काल में जितने भी देवता थे, है ना, जो ऋग्वेदिक काल में जितने भी देवता थे वो किसी न किसी रूप में अश्व से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? अश्व से जुड़े हुए थे, यानी घोड़े से जुड़े हुए थे। इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय घोड़ा कितना प्रिय और कितना जो प्रिय पशु रहा होगा उस समय। इन चीजों से हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। और यह विशेष रूप से इंद्र और उसके साथी मारुत के संदर्भ में है। मतलब कौन से देवता? इंद्र देवता और मारुत जो देवता थे उनसे जो है अश्व जुड़ा हुआ था। हालांकि वैदिक लोग प्रजा यानी बच्चों और पशु के लिए अक्सर प्रार्थना करते थे। मतलब ऋग्वेदिक काल में जो अपने को जो ऋग्वेद में प्रार्थनाएं मिली है वो किसके लिए मिली है? बच्चों के लिए प्रार्थना है। किसके लिए प्रार्थना है? बच्चों के लिए वो प्रार्थनाएं करते थे। और किसके लिए प्रार्थनाएं करते थे? वो पशु के लिए प्रार्थनाएं करते थे, है ना। यानी बच्चों और जो पशु है उसके लिए ऋग्वेद में हमें प्रार्थनाएं मिली है, लेकिन जो अश्व है, घोड़े के लिए भी हमें 2 श्लोक इसमें मिले हैं। वे विशेष रूप से घोड़ों की मांग करते थे। कभी कभी हजारों की संख्या में घोड़ों की मांग का उल्लेख है। मतलब जो ऋग्वेद के जो लोग हैं, जो वैदिक काल के लोग हैं, वो हमेशा जो घोड़े हैं उनकी मांग किया करते थे, है ना। वो घोड़े जो है मध्य एशिया से, ईरान, इराक से मंगाए जाते थे, और उन घोड़े की पूर्ति के लिए वो, या फिर उन घोड़े को उल्लेख करने के लिए वो ऋग्वेद में बहुत सारे श्लोकों का भी जो है वो उल्लेख करते हैं। अवेस्ता मतलब मैंने अभी बताया आपको, जेंदा अवेस्ता जो ग्रंथ था उसमें पशु धन अधिक महत्वपूर्ण लगता है, लेकिन घोड़े का अपना महत्व था। मतलब जो ऋग्वेदिक ग्रंथ है, जो जेंदा अवेस्ता ग्रंथ है, उसमें जो उन लोगों का धन क्या था, उस समय में जो लोगों का धन था वो कोई मूल्य नहीं था, वो कोई पूंजी नहीं थी, वो मूल्य, वो पूंजी नहीं था। उस समय जो लोगों का धन था वो क्या था? उस समय जो लोगों का धन था वो पशु थे। मतलब वो पशु की पूजा करते थे, पशु की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते थे, है ना। उस पशु में घोड़े का भी उतना ही महत्व था जैसा दूसरे जानवरों का महत्व था। मैंने बताया ना अभी आपको, जो ऋग्वेद है उसमें वो बच्चों की प्राप्ति के लिए, ना, वो पशु की प्राप्ति के लिए ग्रंथ में श्लोक लिखा करते थे, ग्रंथ लिखा करते थे, ना। भगवान से प्रार्थना किया करते थे कि उनको पशु की प्राप्ति हो। राइट, तो उनके लिए पशु जो है वो कितना महत्वपूर्ण था, इससे यानी पशु जो है उनके लिए धन की तरह था। इससे अपन पता लगा सकते हैं। अवेस्ता मित्र, जो ऋग्वेद में भी भगवान मित्र ही हैं, से बार बार घोड़े और रथ की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती थी। मतलब हम जेंदा अवस्था में ऐसे बार बार ग्रंथ अपने को मिलते हैं कि बार बार इन ग्रंथों में घोड़े और रथ की प्राप्ति के लिए वो भगवान से प्रार्थना किया करते थे। राइट, जेंदा अवस्था में कई देवताओं के लिए तेज अश्वरोही विशेषण
पाया है। यानी जिंदा अवस्था में कई देवताओं के लिए तेज अश्वारोही, कौन से शब्द, तेज अश्वारोही, यानी तेज अश्वारोही जो शब्द है उसका उपयोग जो है वो जेंदा अवस्था नामक जो ग्रंथ है उस श्लोकों में, उनके श्लोकों में जो मिला है अपने को। मतलब यूँ है कि कुल मिलाकर ये बताना चाहते हैं कि जो ऋग्वेदिक ग्रंथ के जो लोग हैं उनके लिए पशु कितने महत्वपूर्ण थे और उन पशुओं में भी उनके लिए घोड़ा कितना महत्वपूर्ण था। बस ये जो है वो बात घुमा फिरा कर इसमें बताई गई है, राइट। इस ग्रंथ में भगवान से प्रार्थना की गई है कि राजा को तेज घोड़े और समतावान पुत्र की प्राप्ति हो। मैंने बताया ना, वो बच्चों की प्राप्ति और पशु की प्राप्ति के लिए पूजा करते थे। मतलब इन ग्रंथों में ये बताया गया है कि जो राजा है उस समय उसको जो है वो तेज घोड़े प्राप्त हो। कौन से घोड़े, तेज घोड़े। और क्या प्राप्त हो, उत्तम पुत्र प्राप्त हो, क्षमतावान पुत्र प्राप्त हो। मतलब उनके जो पुत्र हैं राजा के वो क्षमतावान हो। क्षमतावान का मतलब है वो इतने योग्य हो कि जो अगला जो है उनका उत्तराधिकारी वो पुत्र बन सके। तो वो तेज घोड़े और क्षमतावान पुत्र की जो मांग है वो भगवान से किया करते थे। मतलब ऐसे श्लोक लिखा करते थे। जैसे अपन आज बोलते कि नहीं बोलते कि हे भगवान हमें बुद्धि दो, हमें बल दो, तो वैसे ही वो भगवान से पूजा करते थे कि हे भगवान हमें तेज घोड़े दो और क्षमतावान पुत्र दो। होमर के यहाँ अश्व तथा अश्वरथ का उल्लेख समान रूप से महत्वपूर्ण है। यानी जो मैंने आपको बताया था कि होमर में जो ग्रंथ मिले उनमें भी जो अश्व है और जो अश्वरथ है उसका उल्लेख मिलता है और उसके अश्वरथ और जो अश्व है उसकी प्राप्ति के लिए जो है वो प्रार्थनाएं लिखी गई है। ओडिसी में अश्वपाल या शासक के घोड़ों के प्रभावी जैसे शब्द प्रचलित मिलते हैं। इस प्रकार वैदिक, ईरानी और ग्रीक ग्रंथ निसंदेह बताते हैं कि भारतीय भाषा के प्राचीन भाषी घोड़े से परिचित थे। मतलब जो भी ये दूसरे ग्रंथ है, वैदिक ग्रंथ है, ईरानी ग्रंथ है, ग्रीक ग्रंथ है, होमर ग्रंथ है, जिंदा अवस्था ग्रंथ है, उन सारे ग्रंथों को पढ़ने से अपने को ये पता चलता है कि उस समय के लोगों के लिए जो घोड़ा है वो कितना महत्वपूर्ण पशु था। राइट फ्रेंड्स, तो इसमें इस पॉइंट में हमने घोड़े के बारे में पढ़ा है ना। और थोड़ा सा इसमें दिया हुआ है कि शुरुआती दौर में पालतू घोड़े भारतीय उपमहाद्वीप से काफी दूर पाए गए थे। मतलब जो घोड़े थे वो भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं मिलते थे उस समय। इनको तो भारतीय महाद्वीप के बाहर से, यानी जो पूर्व पश्चिमी देश है, ईरान, इराक, मध्य एशिया, वहां से इन घोड़ों को लाया जाता था भारतीय उपमहाद्वीप में। यह महत्वपूर्ण पश्चिम के दानीपर नदी और पूर्व में वोल्गा नदी के बीच, वोल्गा नदी आपको रूस में मिलेगी, तो जो वोल्गा नदी है और जो दानीपर नदी है उनके बीच में सबसे अधिक संख्या में जो घोड़े वो पाए जाते थे। वो भारतीय उपमहाद्वीप में जो है वो घोड़े नहीं पाए जाते थे। इनसे इनकी संख्या जो है वो पश्चिमी एशिया, यूरोप, रूस इसमें पाई जाती थी और वहां से इनके घोड़े को यहाँ मंगाया जाता था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में घोड़े के शुरुआती सबूत दक्षिणी उराल क्षेत्र और काला क्षेत्र में पाए गए। आज अगर आप मानचित्र में देखोगे तो ब्लैक सी आपको मिलेगा। क्या, ब्लैक सी यानी काला सागर है ना। उस काले सागर में जो है वो, या उस काले सागर के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर जो है वो ये घोड़े जो है उस समय पाए जाते थे। भारतीय उपमहाद्वीप में घोड़े नहीं पाए जाते थे। भारतीय उपमहाद्वीप में घोड़े कहाँ से, बाहर से लाए जाते थे। इसीलिए तो वो घोड़े की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, प्रार्थनाएं लिखते हैं ना। 4वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में घोड़ा अनातोलिया में पाए गए जो काले सागर के करीब था। इस काले सागर के पास एक अनातोलिया नाम का क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र, अनातोलिया क्षेत्र। उस अनातोलिया क्षेत्र में भी घोड़े जो है वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे और उन घोड़ों का जो है आयात उस समय में जो वैदिक संस्कृति के जो लोग थे वो करते थे। राइट। ईसा पूर्व 3री सहस्त्राब्दी तक दक्षिणी साइबेरिया में घोड़े बड़ी संख्या में पाए जाते थे। जाहिर है कि घोड़े का उपयोग उत्पादन के पूर्व लंबे समय तक होता रहा। हालांकि काला सागर और दक्षिणी उराल के क्षेत्र के बीच के क्षेत्र में ईसा पूर्व 6000 के आसपास घोड़ा अस्तित्व में था, लेकिन यूरेशिया में यह लगभग ईसा पूर्व 2000 में एक सामान्य उपयोग में पाया जाता। मतलब यहाँ पर कुछ नामों का उल्लेख किया गया है कि इन क्षेत्रों पर जो है वो घोड़े पाए जाते थे। भारतीय उपमहाद्वीप में घोड़े नहीं पाए जाते थे और इन घोड़ों का जो आयात है उस समय के लोग जो थे वो इन क्षेत्रों से करते थे और इन घोड़ों की प्राप्ति के लिए वो ऋग्वेद में प्रार्थनाएं भी लिखते थे। राइट। पश्चिमी एशिया में घोड़े के इस्तेमाल का सबसे प्रारंभिक सबूत ईसा पूर्व 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अनातोलिया में मिला है। यानी जो अनातोलिया स्थान है वहां पर अपने को घोड़े के उपयोग का सबसे पहला प्रमाण मिला है।
पश्चिमी एशिया में इसके प्रभावी उपयोग का क्षेत्र श्रेय ईसा पूर्व 1595 ईस्वी में बेबीलोनिया के कसित आक्रमण को जाता है। जब बेबीलोनिया में घोड़े पहली बार आए, पहली इसे पहाड़ी गधा कहा जाता था। मतलब जब पहली बार जो ऋग्वेदिक लोगों ने इस घोड़े को देखा तो इस घोड़े को किस नाम से संबोधित करते थे? पहाड़ी गधे के नाम से वो संबोधित करते थे। क्यों? क्योंकि जो ऋग्वेदिक जो लोग थे वो गधे से तो परिचित है, क्योंकि वो जो गधा गुजरात के जो क्षेत्र है, जो कच्छ का क्षेत्र है ना, वहाँ पर ये गधे तो पाए जाते थे। लेकिन जब उन्होंने पहली बार घोड़े को देखा है ना, तो उन्हें लगा कि ये जो पशु है, जो घोड़ा है, वो गधे से एकदम विचित्र है, यानी गधे से एकदम अलग है। तो उन्होंने इस घोड़े को क्या नाम दिया था? पहाड़ी गधे से संबोधित किया। लेकिन धीरे धीरे जब वो घोड़े से परिचित होने लगे, फिर उन्होंने उस घोड़े को घोड़े के नाम से या अश्व के नाम से जो है वो संबोधित किया। राइट। तो इस पॉइंट में हमने पढ़ा कि जो ऋग्वेदिक लोग थे उनके लिए घोड़ा कितना महत्वपूर्ण था, उन्होंने घोड़े से कब परिचित हुए, कैसे परिचित हुए, वो हमने इस बिंदु में पढ़ा। राइट फ्रेंड्स। तो इसमें यह बताया गया है कि जो ऋग्वेदिक काल के जो लोग हैं उनके लिए घोड़ा कितना महत्वपूर्ण था। राइट। एक और हमने आपको बताया था इसमें कि रथ के बारे में भी जो है वो ऋग्वेदिक जो लोग थे वो परिचित थे, रथ से भी वो परिचित थे। तो तीसरा जो बिंदु दिया हुआ है वो युद्ध रथ का ही दिया हुआ है। किसका? युद्ध रथ का। मैंने आपको अभी पहले बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो युद्ध से परिचित नहीं थे। क्यों नहीं परिचित थे? क्योंकि हमें इस चीज के कोई प्रमाण ही नहीं मिले, वहां पर कोई हथियार नहीं मिले, है ना, वहां पर इस प्रकार के कोई हथियार ही नहीं मिले हैं अवशेष के रूप में सिंधु घाटी स्थल से कि हम कह सकें कि वे लोग जो है युद्ध से परिचित है। लेकिन जो ऋग्वेदिक काल है उसमें हम देखते हैं कि जो वैदिक काल है उसमें हम देखते हैं कि युद्ध के प्रमाण अपने को मिले। जैसे कि मैंने आपको बताया था वहां पर एक तीर कमान को रखने के लिए एक जो ये ऐसा होता है वो भी अपने को वहां पर मिला है ना। वहां पर धनुष के प्रमाण भी मिले हैं अपने को, है ना, वहां पर धनुष जो है उसके प्रमाण भी अपने को मिले हैं। तो ये चीजें अपने को वहां पर मिली है। तो इससे अपन कह सकते हैं कि वो युद्ध करते थे। और युद्ध का जो रथ है जो घोड़े द्वारा खींचा जाता था, किसके द्वारा? जो घोड़ों द्वारा युद्ध रथ खींचा जाता था, उसके प्रमाण भी अपने को जो वैदिक काल है, जो ऋग्वेदिक काल है, वहां से अपने को मिले हैं। राइट। तो इसमें हम वही पढ़ेंगे। वैदिक अवस्थेन और होमर ग्रंथों से प्राप्त, मतलब वही अभी बताया ना मैंने, वैदिक ग्रंथ यानी ऋग्वेदिक ग्रंथ, अवस्थेन मतलब जेंदा अवस्था, होमर के ग्रंथ यानी होमर के जो दो ग्रंथ पढ़े थे उन दोनों से प्राप्त उल्लेखों से भारतीय नागरिकों के द्वारा अश्व रथों के व्यापक उपयोग का पता चलता है। मतलब ये जो अश्व रथ है उस समय जो वैदिक काल है उस समय लोग यूज करते थे, इसकी जानकारी हमें ऋग्वेदिक ग्रंथ, जेंदा अवस्था और होमर के दोनों ग्रंथों से पता चलता है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में वाजपेय बलिदान में रथ दौड़ का उल्लेख मिलता है। मतलब जब हम ऋग्वेदिक ग्रंथ जो है उसके बाद जब हम 1000 से लेकर 500 बीसी तक पढ़ेंगे जो उत्तर वैदिक ग्रंथ है ना, जो उत्तर वैदिक ग्रंथ है उस उत्तर वैदिक ग्रंथ में जो वाजपेय बलिदान के दौरान जो है वो रथ दौड़ का उल्लेख है। वाजपेय बलिदान के दौरान जो रथ दौड़ की जाती थी, रथ दौड़ का मतलब रथ दौड़ का मतलब क्या होता है? जैसे कि आज तुमने देखा होगा दक्षिणी भारत में एक खेल खेला जाता है जिसमें जो बैल होते हैं उनको दौड़ाया जाता है ना, जो बैल होते हैं उनको दौड़ाया जाता है। तो वैसे ही पहले रथ दौड़ का कार्यक्रम किया जाता था। वो वाजपेय जब बलिदान किया जाता था, यज्ञ किया जाता था, वाजपेय यज्ञ, उस समय पर जो रथ दौड़ है उस समय उसका जो आयोजन किया जाता था। मतलब जो बड़े बड़े सेनापति, बड़े बड़े जो राजा होते थे वो अपने रथों को और घोड़े को जो है सवार होकर जो है वो एक खेल खेला करते थे जिसे रथ दौड़ कहते हैं। वो जो है कार्यक्रम उस समय में किया जाता था, जिसका उल्लेख हमें जो ये ग्रंथ है उसमें मिला है। मतलब उनके लिए रथ जो है कितना महत्वपूर्ण था वो इससे हम पता लगा सकते हैं। जो है ग्रीक परंपरा थी, मतलब जो रथ दौड़ है वो कैसी परंपरा थी? ग्रीक परंपरा थी। यानी ग्रीक में जो लोग है वो रथ दौड़ किया करते थे पहले, और बाद में ये जो परंपरा है वो भारतीय उपमहाद्वीप में जो वैदिक संस्कृति थी वहां पर ये फैली। राइट। जिसका व्यापक वर्णन होमर ने किया है। माना जाता है कि पहिएदार रथ ईसा पूर्व 34 सहस्त्राब्दी में पश्चिमी एशिया में शुरू हुआ और इसी दौरान दक्षिणी रूस के समतल मैदानी क्षेत्रों तक पहुंच गया। वही बात जैसे हमने पढ़ा था कि घोड़े जो है सबसे पहले कहाँ पाए जाते थे? पश्चिमी एशिया में पाए जाते थे। वैसे ही जो रथ है वो भी कहाँ पाया जाता था? यहाँ वहाँ लोकेशन बताएगी, पश्चिमी एशिया में। रथ भी जो है वो पश्चिमी एशिया में, है ना,
जो पश्चिमी एशिया था वहाँ पर जो है वो रथ पाया जाता था, है ना। इसके अलावा जो दक्षिणी रूस है वहाँ पर भी जो है ये रथ जो है वो अपने को मिला है, राइट दोस्तों। यानी धीरे धीरे वो पश्चिमी एशिया से दक्षिणी रूस में पहुंचा और फिर धीरे धीरे भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचा। ईसा पूर्व 3000 के बाद रथ के अस्तित्व के पर्याप्त सबूत दक्षिणी रूस की खुदाई से प्राप्त हुए हैं। मतलब ये जो रथ है उसके सबूत अपने को ईसा पूर्व 3000 के आसपास जो है वो दक्षिणी रूस से अपने को मिले हैं। फिर वो दक्षिणी रूस से धीरे धीरे कहाँ पहुंचेगा, वैदिककालीन संस्कृति में पहुंचेगा ये रथ जो घोड़ों द्वारा खींचा जाता था, राइट। मतलब वही बात होगी, जैसे घोड़े जो है वो पश्चिमी एशिया से भारत की तरफ आए, वैसे ही जो रथ है वो भी पश्चिमी एशिया से भारत की तरफ आया। ईसा पूर्व तीसरी सहस्त्राब्दी में 2 या 3 पहियों वाले रथों के अस्तित्व के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। मतलब 2 पहिए वाले रथ भी अपने उस समय उपयोग में आते थे, है ना। यहाँ पर घोड़ा बांध दिया जाता था, है ना। और 3 पहिए वाले भी रथ थे, एक पहिया ये, दूसरा पहिया ये और एक पहिया ये। इसके आगे जो है घोड़ा बांध दिया जाता था, ऐसे बात। यहाँ पर घोड़ा बांध दिया जाता था, यहाँ पर क्या घोड़ा बांध दिया जाता था। ये घोड़ा बांध दिया, ये घोड़ा है ना, ये भी घोड़ा है। तो ये 2 पहियों वाले रथ थे, ये 3 पहियों। आज के जैसे ऑटो देखे होंगे, ऑटो 3 पहिए वाले ऑटो, तो ये जो है उसको रथ समझ सकते, यानी ऐसा रथ था। और 2 पहिए वाले ऑटो ऐसे तो होते नहीं है, मगर 2 पहिए वाले ऑटो भी यानी जो रथ है वो भी वहाँ पाए गए थे, यानी उल्लेख अपने को मिलता है। घुड़सवार सहित, घुड़सवार मतलब घोड़े की सवारी सहित रथों के अस्तित्व के संकेत ईसा पूर्व 1400 के आसपास अपने और बाद के मिताली शासकों के शासन काल में मिलते हैं। मतलब जो घोड़े का उपयोग वो कैसे कैसे करते थे, घोड़ों का उपयोग जो वो घुड़सवार में भी करते थे और रथों के खींचने में भी करते थे। मतलब ये जो घोड़े होते हैं उनका उपयोग वो रथों में भी करते थे, रथ को खींचने में भी करते थे, और इसके अलावा घुड़सवारी में भी वो करते थे। घुड़सवारी में भी वो इन रथों का प्रयोग करते थे, और घुड़सवारी में भी इन वो घोड़ों का प्रयोग करते थे, और रथों में को खींचने में भी वो घोड़ों का प्रयोग करते थे। इनमें प्रमुख है, इनमें चलने वाले रथ एक दूसरे का आमना सामना करने वाले रथ, बड़े घोड़ों वाले रथ आदि थे। यानी अलग अलग प्रकार के रथ थे। जैसे कोई चलने वाले, जैसे मान लो कोई सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो वो रथ अलग हो गया। अगर कोई युद्ध हो रहा है उस समय युद्ध में जो रथ उपयोग किए जाते थे वो रथ अलग हो गए, है ना। एक ऐसा रथ हो गया जो बड़े बड़े घोड़ों द्वारा बड़े बड़े रथ होते थे, यानी उसके आगे लगभग 5 से 6 7 8 घोड़े जो है वो लगे होते थे। 8 से 9 से 10 घोड़े जो है वो इतने ज़्यादा घोड़े जो लगे होते थे। जैसे तुमने रामायण की जो मूवी आई थी या फिर जो सीरियल आता है उसमें तुमने देखा होगा, बड़े बड़े आगे यानी बहुत सारे घोड़े जो है वो बंधे होते, तो उसे कहते हैं बड़े रथ। तो ऐसे रथों के प्रयोग भी अपने को, इसे प्रयोग रथों के जो साक्ष्य अपने को इन ग्रंथों में अपने को मिले हैं। दशरथ नाम के मितानी राजा का उल्लेख भी है, जिसका अर्थ है 10 रथ वाला व्यक्ति। मतलब हमें एक दशरथ शब्द का उल्लेख मिला है। जो दशरथ शब्द के नाम के जो मिताली राजा थे, यानी दशरथ नाम का जो एक राजा है उसका भी उल्लेख अपने को इन ग्रंथों में मिला है। और ये दशरथ इस चीज को बताता है कि ये जो राजा है वो 10 रथों वाले घोड़े, 10 रथ रखने वाले व्यक्ति थे। मतलब ये 10 रथ नाम इनका क्यों पड़ा है, क्योंकि ये राजा जो है वो 10 रथ जो है अपने पास रखते थे, इसीलिए इनका नाम पड़ा है दशरथ। तो इस चीज से अपन उस रथों का जो रथ की जो इंपॉर्टेंस थी उस चीजों से इन ग्रंथों से हम पता लगा सकते हैं। लकड़ी के पहिए भारत के बाहर होते थे, लेकिन ईसा पूर्व 2000 तक इनकी बनावट सामान्यतः कठोर या सॉलिड होती थी। मतलब ये लकड़ी के पहिए थे, रथों में जो यूज किए जाते थे ना पहिए, वो भी बाहर उपयोग होते थे, लेकिन धीरे धीरे ये भारत में भी बनने लगे। धीरे धीरे जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में भी धीरे धीरे चीजें जो है प्रसारित होने लगी पश्चिमी एशिया से। हड़प्पा के संदर्भ में मिट्टी के पहियों का उल्लेख मिलता है। हालांकि ये सब मतलब यूँ कहना चाहते हैं कि जो हड़प्पा में जो पहिए यूज होते थे वो तो मिट्टी के बने होते थे, है ना। हड़प्पा में जो पहिए यूज हुए हैं वो तो मिट्टी के बने होते थे, लेकिन जो वैदिक संस्कृति में जो पहिए वो यूज हुए हैं वो कठोर पहिए होते थे। क्या होते थे, कठोर पहिए होते थे, क्योंकि वो स्पीड से चलते थे, घोड़ों द्वारा खींचे जाते थे, वो स्पीड से चलते थे। इसलिए उन पहियों की जो आकृति जो डिजाइन होती थी वो कठोर पदार्थों से बनी होती थी, वो पत्थर की बनी होती थी, लकड़ी के बने होते थे। लेकिन जो हड़प्पा संस्कृति के पहिए होते जो मिट्टी के बने होते थे और वो कमजोर होते थे। और ये जो रथ है
पहिए होते हैं, रथ के पहिए, वो कठोर होते हैं। मतलब जो वैदिक संस्कृति में है वो धीरे धीरे जो है वो चीज़ें जो और एडवांस होती गई। यद्यपि ईसा पूर्व 2500 से पहले तक इनका अस्तित्व नहीं दिखता है। मतलब ये जो कठोर पहिए हैं वो हड़प्पा सभ्यता के पहले, वो हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो है इन कठोर पहियों का उपयोग नहीं दिखता है, और हड़प्पा से पहले तो इन पहियों का जो उपयोग है वो ही नहीं दिखता है। मतलब वो कमज़ोर पहिए हैं, वो भी हड़प्पा के पहले यूज़ नहीं आते थे, राइट। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि रथ का क्या इंपॉर्टेंस था, युद्ध वाले जो रथ थे उनका क्या इंपॉर्टेंस था इन जो वैदिक संस्कृति के लोग थे उनके लिए। इस रथ के बारे में हमने, युद्ध रथ है उसके बारे में हमने पढ़ा, राइट दोस्तों। अब इसी जो वैदिक संस्कृति वाला जो लेसन है, आर्य संस्कृति वाला लेसन, उसमें अगला पॉइंट है स्पोक वाला पहिया। कौन सा वाला पहिया? स्पोक वाला पहिया, स्पोक व्हील कहते हैं जिसे, स्पोक व्हील, स्पोक वाला पहिया, स्पोक वाला पहिया जिसे अपन क्या कहते हैं? स्पोक व्हील कहते हैं। ऐसा पहिया, मतलब ये पहिया है, इसके अंदर ये स्पोक व्हील है। ये जो पहले जो पहिए होते थे ना उसमें स्पोक नहीं होते थे, मतलब वो सीधा सा ऐसा पहिया होता था, उसके बीच में छेद होता था और यहाँ से वो पूरा ठोस होता था। ये पूरा ठोस होता, उस छेद में लकड़ी डालकर दूसरे पहियों को भी ऐसे जोड़ दिया जाता था और ये भी ऐसा ठोस होता था। तो ऐसे पहिए पहले यूज आते थे। लेकिन अब कैसे यूज आने लगे पहिए? स्पोक वाले पहिए। स्पोक वाले पहिए मतलब तुमने बैलगाड़ी देखा, पहिया देखा होगा, जो बैलगाड़ी होती है, जो बैलगाड़ी होती है ना, उस बैलगाड़ी का पहिया जब तुम देखते हो तो वो स्पोक वाला पहिया होता है। तो उस स्पोक वाले पहिए के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, राइट। ईरान के हिसार में और उत्तरी काकेशिया में ईसा पूर्व 2300 के आसपास स्पोक वाले पहिए दिखाई दिए। मतलब ये स्पोक वाला पहिया हमें सबसे पहले कब दिखाई दिया? 2300 बीसी में। कहाँ पर? ईरान में। कहाँ पर? ईरान में, और ईरान के जो हिसार है और उत्तरी काकेशिया में। उत्तरी काकेशिया जो पर्वत है, काकेशिया पर्वत कहाँ है? काकेशिया तुम मैप में देखोगे तुम्हें मिलेगा, जो रूस है उसका जो पार्ट है काकेशियाई पर्वत। तो जो उत्तरी काकेशियाई पर्वत है जो ईरान है, वहां पर आपको जो ये है रूस के जो नीचे वाला पार्ट है वहां पर काकेशियाई पर्वत मिलेगा। मतलब जो ईरान और उत्तरी काकेशियाई जो क्षेत्र है वहां पर आपको जो स्पोक वाले पहिए हैं वो आपको मिलेंगे। मतलब स्पोक वाले पहिए भी आपको कहाँ मिलेंगे? भारत के पश्चिमी वाले जो देश है वहां पर आपको मिलेंगे। ईसा पूर्व 1800 के आसपास के हिसार की एक बेलनाकार मुहर पर 6 स्पोक वाले पहियों के रथ का चित्र अंकित है। मतलब जो काकेशिया के आसपास, जो ईरान में हिसार है ना, जो ईरान में हिसार है, ये जो ईरान में जो हिसार क्षेत्र है, उस हिसार नामक क्षेत्र में अपने को एक ऐसी मोहर मिली है, ऐसे गोल मोहर मिली है, एक ऐसी गोल मोहर मिली है, या ऐसी गोल मोहर मिली। उस गोल मोहर के यहाँ पर जो है पहिए वाले रथों के कितने? 6 स्पोक वाले पहियों, यानी 6 स्पोक पहिए वाले रथों के जो चित्र हैं अपने को इस मोहर में मिले हैं। ऐसी गोलनाकार मोहर होती थी। मैं आपको जब न्यू एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा उसमें अच्छी तरह से चित्र बने हुए हैं गोलनाकार, इस बेलनाकार मोहर के, है ना, गोलाकार मोहर के ऐसे अच्छे अच्छे चित्र बने हुए। इस बेलनाकार मोहर के जो सरफेस है उस पर जो है 6 स्पोक वाले पहियों के जो रथ है उनके चित्र अपने को मिलते हैं। कहा जाता है कि ईसा पूर्व 19वीं शताब्दी में हिट्टियों ने अनातोलिया को जीतने के लिए हल्के पहिए वाले रथ का इस्तेमाल किया था। यानी ये जो हल्के पहिए वाले, यानी स्पोक वाले पहिए क्या होते थे? हल्के होते थे। मतलब ये जो स्पोक वाले पहिए क्या होते थे? हल्के होते थे, ताकि क्या हो, घोड़े उन्हें आसानी से खींच सके, है ना। ज़्यादा घोड़े की आवश्यकता इन रथों को खींचने के लिए आवश्यकता ना हो। और जबकि ये पहिए क्या होते थे? भारी होते थे, क्योंकि इनके अंदर वाला भाग क्या होता था? ठोस होता था। और ये पत्थर के बने होते थे ना, ये पत्थर के बने होते थे, ठोस होते थे। तो ये पहिए क्या होते थे? भारी होते थे। इन रथों को खींचने के लिए ज़्यादा घोड़े की आवश्यकता होती थी। कितने? ज़्यादा घोड़े की आवश्यकता होती थी। यानी एक ही रथ के आगे 4 या 5 घोड़े जो लगाए जाते थे। लेकिन जब स्पोक वाला पहिया बना, वो क्या होने लगा? थोड़ा हल्का होने लगा। और इस स्पोक वाले पहियों से बने जो रथ होते थे उनको खींचने के लिए ज़्यादा घोड़े की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि ये हल्के होते थे, राइट। तो इसीलिए उन्होंने स्पोक वाला पहिया जो है वो बनाया था। इस स्पोक वाले पहिए का आविष्कार उन्होंने किया था।
पश्चिमी कजाकिस्तान के निकटवर्ती दक्षिणी उराल के शिंतांशा क्षेत्र में स्पोक युद्ध पहिए वाले युद्ध रथ दिखाई देते हैं। ईसा पूर्व 1500 तक पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया में कई जगहों पर स्पोक वाले पहिए अस्तित्व में थे। मतलब जो पूर्वी यूरोप है, जो पश्चिमी एशिया है, वहां पर ईसा पूर्व 1500 बीसी के आसपास, यानी जब ऋग्वेदिक संस्कृति का काल जब शुरू हुआ था, उसके आसपास जो है वो हमें पश्चिमी एशिया के बहुत सारे देशों में, यूरोप में जो है स्पोक वाले पहिए जो है वो मिले हैं। मतलब स्पोक वाले पहिए जो शुरू में कहाँ पर यूज़ होना शुरू हुए थे, जो पश्चिमी एशिया है वहाँ पर यूज़ होना शुरू हुए। तो क्यों? क्योंकि स्पोक वाले पहिए जो होते हैं वो ठोस वाले पहियों की अपेक्षा क्या होते हैं, थोड़े हल्के होते हैं ना। उन्हें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है इन घोड़ों द्वारा, कम घोड़ों द्वारा, है ना। स्पोक वाला पहिया न तो हड़प्पा में मिलता है न मोहनजोदड़ो में मिलता है, जबकि वहाँ खिलौने वाली सारी गाड़ियाँ ठोस पहिए की बनी हुई है। मतलब हमें जो हड़प्पा सभ्यता और जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ पर जितने भी अवशेष अपने को मिले हैं, वहाँ पर जो गाड़ियाँ अपने के यानी खिलौने वाली जो गाड़ियाँ मिली है सिंधु घाटी सभ्यता में, वो सारी गाड़ियों के जो पहिए हैं वो ठोस पहिए हैं। कैसे पहिए हैं? ठोस पहिए। ठोस पहिए कहने का मतलब है कि वो ऐसे यहाँ से ठोस है ना, यहाँ पर पूरा मटेरियल से ठोस बने हुए हैं। जबकि यहाँ पर अपने को कैसे पहिए मिल रहे हैं? स्पोक वाले पहिए मिल रहे हैं, ऐसे पहिए मिल रहे हैं। जैसे आज अपन जो एलो व्हील वाली गाड़ी के पहिए देखते कि नहीं देखते, वैसे ही पहिए जो है उस समय वैदिक संस्कृति में मौजूद थे। हड़प्पा काल में हरियाणा के हिसार जिले के बनवाली में स्पोक वाले पहियों का इस्तेमाल होता था, लेकिन ये उत्तर हड़प्पा काल का चरण माना जाता है। मतलब जब उत्तर हड़प्पा कालीन चरण आया तब भले अपने को छुटमुट जो है एक दो जो है वो स्पोक वाले पहिए के अवशेष मिले, लेकिन जो विकसित हड़प्पा सभ्यता थी उसमें हमें किसी भी प्रकार के स्पोक वाले पहिए जो है वो नहीं मिले। उस समय ठोस पहियों वाले जो यानी ठोस पहिए वाले जो गाड़ियाँ होती थी उनका उपयोग किया जाता था। और स्पोक वाले पहिए जो धीरे धीरे जो है पश्चिमी एशिया से, जो यूरोप से, वो भारत की तरफ आए। राइट। ईसा पूर्व दूसरी सहस्त्राब्दी में घोड़ों के अवशेष दक्षिणी मध्य एशिया, ईरान और अफगानिस्तान में पाए गए। मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो घोड़े के अवशेष है वो जो भारतीय उपमहाद्वीप में बाद में मिले हैं, जबकि उससे पहले वो मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान यहाँ पर अपने को मिले हैं। राइट। ईसा पूर्व 1500 तक घोड़े और रथ के संकेत किरगिंजिया, अल्ताई, मंगोलिया, पामीर पर्वत श्रृंखला और सबसे बड़ी दक्षिणी ताजिकिस्तान में मिले हैं। मतलब ये जो स्पोक वाले पहिए हैं, जो घोड़े हैं, ये जो रथ है उनके पहिए, ये जो रथ है वो हमें कहाँ पर मिले हैं, उनके स्थान अपने को यहाँ दिए गए हैं ना। मंगोलिया हो गया, पामीर पर्वत हो गया, है ना, दक्षिणी ताजिकिस्तान हो गया, वहाँ पर हमें घोड़े और जो रथ है और स्पोक वाले पहिए हैं उनके अवशेष अपने को मिले हैं। और बाद में वो जो है वो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग जो है जहाँ वैदिक संस्कृति फली फूली थी, वहाँ पर ये बाद में जो है वो आए हैं। राइट। घोड़े और रथ और ये स्पोक वाला पहिया है जो बाद में वैदिक संस्कृति में इंट्रोड्यूस हुए, उससे पहले वह पश्चिमी एशिया और यूरोप वाले क्षेत्रों में पाए जाते थे। राइट। समझ में आया दोस्तों? तो स्पोक वाले पहिए के बारे में हमने यहाँ पढ़ा था। स्पोक वाला पहिया एक नई खोज है, यूँ समझ लो। स्पोक वाला पहिया एक नई खोज है, क्योंकि पहले जो पहिया था वो यूज़ किया जाता था वो भारी होता था, उसको खींचने के लिए ज़्यादा घोड़ों की आवश्यकता होती थी, है ना। उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भी मुश्किल होता था। लेकिन जब स्पोक वाला पहिया इंट्रोड्यूस हुआ वैदिक काल में, उसके बाद चीज़ें और आसान हो गई। राइट दोस्तों। उसके बाद एक और पॉइंट दिया हुआ है, उपमहाद्वीप में घोड़ों के अवशेष। 5वां पॉइंट दिया हुआ है, उपमहाद्वीप में घोड़ों के अवशेष। किसके अवशेष? घोड़ों के अवशेष। अभी तक अपने घोड़े के जो अवशेष है उसकी बात कहाँ की थी? अभी हमने बात की थी जो पश्चिमी एशिया है वहां पर घोड़े जो पाए जाते थे उनके बारे में बात की थी। अब अपन बात करेंगे जो उपमहाद्वीप, जो भारतीय उपमहाद्वीप है, वहां पर जो वैदिक संस्कृति फली फूली, उस उपमहाद्वीप के क्षेत्र में जो घोड़े के अवशेष पाए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे कि कब जो है वैदिक संस्कृति में घोड़े जो है वो उपयोग में लाए जाने लगे, कब जो है वैदिक संस्कृति के लोगों के लिए जो घोड़ा है वो जो महत्वपूर्ण पशु के रूप में बनने लगा। तो उपमहाद्वीप में घोड़ा कब इंट्रोड्यूस हुआ उसके बारे में हम इस बिंदु में पढ़ेंगे, है ना।
राइट फ्रेंड्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि उपमहाद्वीप में घोड़ों के अवशेष के बारे में पढ़ेंगे। ईसा पूर्व तीसरी सहस्त्राब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में घोड़े के कुछ एक अवशेष ही पाए गए हैं और वे ही संदेहास्पद प्रकृति में हैं। मतलब ईसा पूर्व तीसरी सहस्त्राब्दी मतलब 3000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व जो है या फिर 2000 ईसा पूर्व जो है, वो हमें जो घोड़े के अवशेष मिले वो बहुत ही कम मात्रा में मिले, है ना। घोड़े के अवशेष जो है हमें जो 2000 ईसा पूर्व 3000 ईसा पूर्व जो मिले वो भी बहुत ही कम मात्रा में मिले, और उनमें भी क्या है, संदेह है कि वो घोड़े के अवशेष है या फिर गधे के अवशेष है। इनमें लोगों को संदेह है कि वो भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते थे या भारत के बाहर से अवशेष लाए गए थे, इस बात में संदेह है। अवशेषों के अध्येता रिचर्ड मेडो को ईसा पूर्व 2000 तक भारतीय उपमहाद्वीप में घोड़े की उपस्थिति का स्पष्ट सबूत नहीं मिला है। मतलब ईसा पूर्व 2000 तक हमें घोड़े के अवशेष जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं मिले हैं। उनके विचार में दक्षिणी एशिया में घोड़ों की उपस्थिति के सबसे प्राचीन संकेत बलूचिस्तान के काची समतल मैदानों में बोलन पास के निकट पीरक परिसर में ईसा पूर्व 1700 के आसपास मौजूद थे। मतलब भारत में 2000 भारतीय उपमहाद्वीप में 2000 ईसा पूर्व के आसपास भी हमें घोड़े के अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन जो 1700 ईसा पूर्व है ना, 1700 ईसा पूर्व का मतलब है जब हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ था, उस समय की जो बात है, उस समय अपने को घोड़े के अवशेष मिले हैं। कहाँ पर? जो बलूचिस्तान है, जो पाकिस्तान का जो दक्षिणी हिस्सा है, ये पाकिस्तान का जो दक्षिणी हिस्सा बलूचिस्तान है, वहां पर हमें घोड़े के चुटमुट जो अवशेष है वो हमें मिले हैं। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमा में स्थित स्वात घाटी में गांधार संस्कृति की कब्रों में ईसा पूर्व 1400 तक ईसा पूर्व के घोड़े के अवशेष तथा घोड़े के सामान ढोने के संकेत मिले हैं। और बाद में जो पाकिस्तान का उत्तर पश्चिमी सीमा है, वहां पर जो गांधार हिस्सा है, वहां पर जो गांधार संस्कृति है, उस गांधार संस्कृति के से हमें ईसा पूर्व 1400 के आसपास जो है वो अवशेष जो है घोड़े के, और घोड़े के जो सामान होता है ना, घोड़े का सामान का तात्पर्य है जो घोड़े को बांधने के लिए जो सामान यूज किया जाता है ना, घोड़े की पीठ पर रखने के लिए जो सामान यूज किया जाता है, उस सामान के अवशेष हमें गांधार संस्कृति से 1400 बीसी के आसपास के मिले हैं। राइट। उत्तर पश्चिम में घोड़े के अस्तित्व ने उत्तर भारत में उनके पहुंचने में मदद की। अब सबसे पहले जो भारतीय उपमहाद्वीप में घोड़े कहाँ इंट्रोड्यूस किए गए? भारत के उत्तर पश्चिमी जो पाकिस्तान वाला इलाका है वहां पर इंट्रोड्यूस किए गए। फिर धीरे धीरे वो भारतीय उपमहाद्वीप में आए। राइट। वो धीरे धीरे भारत में पहुंचे। घोड़ों की हड्डियां चित्रित भूरे बर्तनों पर बने उनके चित्र, यानी घोड़ों की हड्डियों से, घोड़े के चित्र से हड़प्पा संस्कृति से संबंध है, जो कि ईसा पूर्व 1600 से लेकर 1000 के हैं। ये हरियाणा के भगवानपुर में पाए गए। मतलब घोड़े के चित्र, घोड़े की हड्डियां अपने को ईसा पूर्व 1600 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के आसपास मिली है। कच्छ क्षेत्र में सूर कोतड़ा घोड़े और पीरक घोड़े के समकालीन है। बाद के या उत्तर शहरी हड़प्पा काल में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और रोपड़ में भी घोड़े दिखाई देते पड़ते। मतलब बाद के काल में जब मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, वहां पर जब बाद के काल आया, बाद का काल का मतलब जब हड़प्पा सभ्यता खत्म होने लगी और हड़प्पा सभ्यता के पतन का जब काल आया, उस काल में अपने को घोड़े के जो अवशेष है वो छुटमुट, यानी कभी कभी जो है वो इक्के दुक्के अवशेष अपने को मिले हैं। सन 1986 से 1995 ईस्वी में हुए सबसे हाल के उत्खनन से हड़प्पा में घोड़े की मौजूदगी की सूचना नहीं मिली है। हालांकि हड़प्पा स्थित कच्छ स्थल में धोलावीरा की खुदाई में कई हड्डियों का पता चला है, जिसमें घोड़े की किसी भी अस्थि का कोई संकेत नहीं मिला है। मतलब जो धोलावीरा, जो गुजरात का जो हड़प्पा कालीन स्थल है, वहां से हमें कई अस्थियां मिली है, कई हड्डियां मिली है, लेकिन वो जो हड्डियां हैं वो घोड़े के अवशेष नहीं बताती है ना। वो जो हड्डियां हैं उनका जब अध्ययन किया गया तो हमें पता चला कि वो जो हड्डियां हैं, ये जो अवशेष है वो घोड़े के नहीं है, वो किसी न किसी दूसरे जानवर के अवशेष मौजूद है। ईसा पूर्व 18वीं शताब्दी के बाद हम वाले उत्तर हड़प्पा काल में विभिन्न स्थलों पर घोड़े की मौजूदगी पीरक तथा स्वात घाटी में उसके शुरुआती काल में ही बनी रही। यह बात पीरक, गांधार और चित्रित भूरे बर्तनों के स्थलों की इतर हड़प्पा तथा उत्तर हड़प्पा संस्कृतियों के लिए महत्वपूर्ण थी। राइट। तो जो उत्तर हड़प्पा काल है, जो यानी हड़प्पा संस्कृति का जो अंत जब पतन हुआ, उसके बाद जो हड़प्पा संस्कृति है, उत्तर हड़प्पा काल, उस समय उत्तर हड़प्पा काल से भले हमें थोड़े बहुत घोड़े के अवशेष जो है वो मिले हैं, वो भी ज़्यादा नहीं मिले हैं, बहुत ही कम मिले हैं।
अब उसमें भी ये संदेह है कि वो घोड़े के अवशेष है या फिर किसी अन्य जानवर के अवशेष हैं। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि उपमहाद्वीप में घोड़े के अवशेष जो है वो हड़प्पा सभ्यता में मौजूद नहीं थे। उत्तर हड़प्पा सभ्यता में भी बहुत कम मात्रा में अपने को अवशेष मिले, लेकिन बाद में जो वैदिक काल आया उस काल में जो है घोड़े के अवशेष जो है भारत में मिलने शुरू हुए हैं, और घोड़े से जो है वो वैदिक काल के लोग जो थे वो परिचित थे, और ये घोड़ा जो है वो पश्चिमी एशिया से भारत में आया था। राइट दोस्तों, अब इसके अगले वाला जो पार्ट है, यानी इसका अगला वाला जो बिंदु है, हम अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे। राइट, ये भी थोड़ा सा बड़ा लेसन है पर इतना बड़ा नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। ये लेसन भले बड़े हैं लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो असली में इतिहास की शुरुआत होती है वो हड़प्पा संस्कृति से ही शुरुआत होती है। उसके पहले तो हमने सब केवल एक इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था कि कैसे जो है इतिहास की शुरुआत होती है, वो है ना। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हड़प्पा संस्कृति से, आर्य संस्कृति से पूछे जाते हैं, ऋग्वेदिक संस्कृति से, यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसलिए इनको जो है गहराई से समझना जरूरी है। राइट, ये बात मैंने तुम्हें पहले ही बताई थी कि इसको पढ़ने में समय जरूर लगेगा, है ना, लेकिन यहाँ से जो चीज़ें पढ़ोगे आप, उसके बाद आपको चीज़ें इतनी अच्छी आसानी से समझ में आने लगेगी कि फिर आप इस बुक को पढ़ने के बाद आपको आसानी से जो बुक है वो आपको समझ में आने लगेगी। राइट, तो इसके बाद वाला जो बिंदु है भूमिगत निवास, कौन सा बिंदु है? भूमिगत निवास। पॉइंट नंबर 6 है इस लेसन का, भूमिगत निवास। भूमिगत निवास। इस भूमिगत निवास मतलब जो है, जो लोग रहते थे वो भूमि के अंदर अंडरग्राउंड रहते थे। अंडरग्राउंड जैसे आज अपन बनाते हैं कि नहीं बनाते, आज देखा होगा बहुत सारे घर जो होते हैं अंडरग्राउंड होते हैं, तो वैसे ही भूमिगत निवास, अंडरग्राउंड निवास जो है, जो उनका जो निवास स्थान था भूमिगत जो था, उसके बारे में हम इसमें आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। राइट फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।